वेलकम टू बायोएक्सप्लोरा। आज का ये लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पेडागोजी पोर्शन में, दैट इज कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे द कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। तो हमारे पास पहली चीज तो ये है कि सर डिफरेंसेस होते क्या है। तो हमने देखा कि सर डिफरेंसेस का मतलब होता है द वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब होता है फर्क। जब फर्क आपको दिखे, मतलब जब आपको फर्क दिखे बच्चों में, किन चीजों में, उनमें कौन सी चीजें, उनकी एबिलिटीज में, उनकी डेवलपमेंट में, उनके बिहेवियर में और उनके लर्निंग स्टाइल में, उनके सीखने के तरीकों में। तो आप बोलेंगे कि सर ये चार अहम चीजें हैं जिसमें आप डिफरेंसेस की बात करते हैं। आप देखते हैं कि बच्चों की एबिलिटीज अलग अलग हैं। हर कोई बच्चा एक जैसा काम नहीं कर पा रहा। उनकी डेवलपमेंट अलग अलग है, वो मेंटली भी फिजिकली भी एक दूसरे से अलग होता है। उसके अलावा जो बिहेवियर है उनका, वो भी अलग होता है और उनके लर्निंग स्टाइल्स भी अलग होता है। लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड अगर आपने अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो अभी आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो VAR के मेथड में हमने पढ़ा था डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। आगे चलें तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक। यहाँ पे की पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि सर हर बच्चा यूनिक है। आप किसी को डल या किसी को इंटेलिजेंट इस बेस पे कंसिडर नहीं करेंगे कि वो आपके तरीके को नहीं समझ पा रहा। तो आप बोलेंगे एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड दीज डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस हाउ दे लर्न एंड इंटरेक्ट इन द क्लासरूम। ये बोल रहा है कि ये जो फर्क आपको बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, दीज डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस, इनका असर होता है ऑन हाउ दे लर्न इन द क्लासरूम एंड इंटरेक्ट इन द क्लासरूम। कि बच्चा जो है वो कितना सीख रहा है और कितना क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, इसका असल रीजन जो है वो उसके डिफरेंसेस होता है। समझ आ रहा है? अब देखते हैं, कोई बच्चा चुप करके बैठा होता है, कोई बच्चा हर एक चीज को जल्दी जल्दी बता देता है। तो आप बोलते हैं सर ये सारे उनके डिफरेंसेस की बुनियाद पे है। तो मेन चीज ये है कि डिफरेंस क्या है, कौन सी चीजों में डिफरेंसेस होते हैं। उनकी एबिलिटीज में, दूसरा किस में, उनकी डेवलपमेंट में, तीसरा किस में, उनके बिहेवियर में डिफरेंसेस होते हैं। उसके अलावा किस में होते हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स में होता है। अब हमारे पास ये है कि आप इन लर्निंग स्टाइल्स को अगर आप डिवाइड करें, सॉरी आप इनके डिफरेंसेस को डिवाइड करें तो कितने डिफरेंसेस में आप डिवाइड करोगे मेन। तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास पहला आता है कॉग्निटिव डिफरेंसेस। पहला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव उर्दू में कहते हैं इदराकी, शौरी डिफरेंस। डिफरेंस मीन फर्क, इख्तलाफात। दूसरा है फिजिकल डिफरेंस और तीसरा होगा सोशल डिफरेंस। आप बोलेंगे उनके सोचने समझने में फर्क होगा, उनकी बॉडी में फर्क होगा। बॉडी मतलब कोई बच्चा है जिसकी नजर कमजोर है, कोई बच्चा जो है उसकी नजर शार्प है, तो ये उनका फिजिकल डिफरेंस होगा। और तीसरा है सोशल डिफरेंस, मतलब है कि उसका सामाजिक एक एक इख्तलाफ, एक डिफरेंस मौजूद है उस बच्चे के अंदर। जैसे कि हमारे पास दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरा एक्सट्रोवर्ट होता है। हम समझते हैं, यहाँ पे ये लेक्चर कहता है कि हमारे पास इसका मेन रीजन है सोशल डिफरेंस। क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जिसने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, उठना बैठना है, तो वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो शुरू से ही अकेले में, या उसको ऐसी परवरिश मिली है जिसके अंदर ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना उसको नहीं करने दिया गया, उसको नहीं भेजा गया, तो इन चीजों से वो सोशल डिफरेंसेस में दूसरों से अलग देखने को मिलता है। तो हमारे पास कॉग्निटिव डिफरेंस किस चीज में होता है, आप बोलेंगे उनकी थिंकिंग और लर्निंग में। तो ये की पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज में आएंगी। फिजिकल डिफरेंसेस में क्या आती हैं, आप बोलेंगे सर उनके मोटर स्किल और उनकी बॉडी। सोशल डिफरेंसेस में क्या आते हैं कि वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं और उनके दोनों दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ये कॉग्निटिव, ये सोशल डिफरेंस में आता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी पॉइंट है कॉग्निटिव डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। अच्छा, पहला डिफरेंस हमारे पास है कि सर कॉग्निटिव डिफरेंस क्या होता है। हमने जब कॉग्निटिव डिफरेंस को स्टडी किया तो हमें पता चला कि सर कॉग्निटिव डिफरेंस का आसान लफ्जों में मतलब होता है दे आर द वेरिएशन इन लर्नर्स मेंटल एबिलिटीज। आप आसान लफ्जों में बोलोगे कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी में जो फर्क आपको देखने को मिले, यहाँ पे ये की पॉइंट है। आप बोलेंगे सर बच्चों के मेंटल एबिलिटीज में आपको जो फर्क दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कॉग्निटिव डिफरेंसेस, आप उनको कॉग्निटिव डिफरेंसेस का नाम देंगे। सर बच्चों की मेंटल एबिलिटीज में फर्क। मेंटल एबिलिटी मतलब दिमागी तौर पे बच्चे कैसे अलग होते हैं, आप बोलते हैं सर उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनके रीजनिंग देने के तरीके अलग होते हैं। किसी के पास किसी चीज का एक रीजन है, किसी के पास दूसरा है। मिसाल के तौर पे आप उसको, आपने ये मशहूर एग्जाम्पल सुना होगा
आप पानी का एक गिलास लें, उसके अंदर पानी डालें लेकिन उसको पूरा ना भरें। आप बच्चे को दें, बच्चे को बोलें ये इस गिलास को आप कैसे देखते हैं, तो कोई बोलेगा ये आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा ये आधा खाली है, किसी के लिए कोई और पर्सपेक्टिव होगा। तो ये सारी चीजें कॉग्निटिव डिफरेंस में आती हैं। दूसरा है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है कि कोई बच्चा जो है वो चीजों को जल्दी याद कर पा रहा है, किसी को देर लग रही है, ये मेमोरी है, ये भी कॉग्निटिव डिफरेंस में आएगा। उनकी जो इंटेलिजेंस है, बच्चा कितना ज़हीन है, आपको पता है हम कहते हैं ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, तो एक्चुअली ये चीज कहीं पे अप्लाई भी होती है। तो आप बोलेंगे कॉग्निटिव डिफरेंस इसी चीज में आती है कि कोई बच्चा चीजों को जल्दी गेन कर रहा है, किसी को देर लग रही है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उनमें अलग अलग फर्क होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बेस पे आप किसी को डल या किसी को इंटेलिजेंट कंसिडर नहीं कर सकते। कोई बच्चा किसी एक चीज में इंटेलिजेंट है तो वो दूसरे के अंदर थोड़ा सा वीकर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन एक बच्चा जो आपको किसी एक चीज में, जैसे कि कोई बच्चा अगर उसको लिखना सही से नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो आपको प्रेजेंटेशन अच्छी दे दे, तो आप बोलेंगे कि सर ये कॉग्निटिव डिफरेंसेस में आते हैं मेनली। आगे चलें तो कॉग्निटिव डिफरेंस के मेन एस्पेक्ट्स क्या है, मेन की चीजें क्या हैं जिसको आप याद करेंगे कि सर कॉग्निटिव डिफरेंस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं या किन चीजों में कॉग्निटिव डिफरेंस देखने को मिलता है। तो पहला हमारे पास आता है इंटेलिजेंस लेवल। बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, एमसीक्यूज के लिए याद कीजिएगा। दूसरा आता है उनकी मेमोरी कैपेसिटी, कि वो कितना चीज़ों को याद कर सकते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस के हिसाब से बच्चे 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। कुछ जो होते हैं वो इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस वाले होते हैं, कुछ एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं, और तीसरे लो इंटेलिजेंस वाले। आगे चलें, उसके बाद हमारे पास आता है अटेंशन स्पैन। कोई जो बच्चा है वो कितनी देर तक अटेंशन से चीज़ों को समझ सकता है। हमने देखा है कि ऑन एन एवरेज जो है वो एक बंदा तकरीबन 30-40 मिनट तक उसका अटेंशन या वो फोकस्ड रहता है। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उनके अटेंशन स्पैन भी अलग अलग होते हैं। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। आगे चलें तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट आ गई, कि जो बच्चा है कोई भी किसी लैंग्वेज को कितना जल्दी सीखता है। हमने देखा है हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ अस हम फंसे रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हमें समझ में नहीं आती। इतना टाइम हो गया, हम 20-20 सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सारी ये कहीं ना कहीं मसला हो जाता है, कहीं ग्रामर की मिस्टेक, कहीं ये वो। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी असर रहता है। आगे चलें, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, डिफरेंस में आता है। उसके बाद है लर्निंग पेस। वो बच्चा कितनी तेजी से सीख रहा है, पेस का मतलब है तेजी। बच्चा कितनी तेजी से, आपने देखा होगा क्लास में आप कोई लेक्चर दें, कोई बच्चा क्विक होते हैं जो कि जल्दी से आपको याद करके बता देंगे, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बार बार रिपीट करेंगे 2-3 बार, तब जाके वो कुछ बोलने लायक बन सकेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं या कॉग्निटिव डिफरेंस के एस्पेक्ट्स हैं। आगे चलें, आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो एक बहुत थ्योरी है जो जो कि हमें समझनी पड़ेगी। मैंने इसको बहुत बहुत बड़ा करके नहीं लिखा, बहुत इजी सी चीज़ मैंने लिख दी है। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जीन पैजेट। जो जीन पैजेट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको आप सिंपली आप इसको जीन पैजेट्स थ्योरी बोलते हैं। आप बोलते हैं सर जीन पैजेट्स थ्योरी, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जीन पैजेट, इन्होंने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी के अंदर उन्होंने बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात की। आप बोलेंगे सर इन्होंने क्या बात की, आप बोलेंगे सर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में बात की थी किसने, जीन पैजेट ने। ये एमसीक्यूज आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस किसने, कौन सी थ्योरी में एक्सप्लेन्ड है, आप बोलेंगे सर जीन पैजेट की थ्योरी में। उसके बाद जीन पैजेट जो है वो खुद एक स्वीडन के एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये खुद, मैं यहाँ पे की पॉइंट साइड में लिख देता हूँ कि सर ये स्वीडन के साइकोलॉजिस्ट है। इसकी साइज में बड़ी कर देता हूँ, यस दिस वन, ओके। तो ये खुद स्वीडिश थे, स्वीडन के एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कहा कि बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके टोटली 4 स्टेजेस होता है। मैं सिर्फ क्विकली मैं इसके स्टेजेस के नाम बता देता हूँ। उन्होंने कहा बच्चों की जो लाइफ है, सॉरी जो कॉग्निटिव जहनी जो उसका इदराकी जो डेवलपमेंट है, उसके टोटली 4 स्टेज होता है। जब वो बच्चा 0 से लेके 2 साल के अंदर होता है, मतलब पैदा होने से लेके 2 साल तक, तब तक वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इस दौरान बच्चा जो होता है वो अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्री ऑपरेशनल।
प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो 2 से 7 साल वाले बच्चे होते हैं इस स्टेज में। इस स्टेज के अंदर चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत इमेजिन करने लगते हैं और इस दौरान वो दूसरे बच्चों को देख के बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। इस दौरान जो बच्चे हैं वो खुद से चीजों को करना पसंद करते हैं या करना स्टार्ट कर देते हैं 7 से 11 साल की उम्र के अंदर। इस दौरान वो बच्चे काफी सारी चीजें खुद से अप्लाई भी करते हैं और कंटिन्यूसली उनका जो लर्निंग जो पेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आगे चलें तो हमारे पास आता है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर हमारे पास 11 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कि अब चीजों को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो सादा से सादा चीजें बनाना चाहते हैं और वो उनको जल्दी से जल्दी सीखना चाह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं, हमारे पास डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे पास आते हैं, 5 स्टेजेस हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनके नाम और उनकी एजेस याद करें क्विकली, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। आगे चलें, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये बड़ी की पॉइंट है। ये बोल रहा है कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो जमा करते हैं, बनाते हैं इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करके, अपने माहौल के साथ मिलके। मतलब जैसा उनको माहौल मिलेगा, जैसे जैसा उनको आसपास के लोग दिखाई देंगे वैसे वो खुद बनना चाहेंगे। तो आप कहेंगे कि चिल्ड्रन की जो असल में जो नॉलेज है वो उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। हम बोलते हैं ना माहौल का असर, तो ये बात बिल्कुल सही है और ये जीन पैजेट की थ्योरी भी यही बोल रही है। आगे चलें, उसके बाद हमारे पास आता है लेव वेगोस्की थ्योरी। लेव वेगोस्की थ्योरी, मैं क्विकली इसको खत्म करूंगा। वैसे बहुत बड़ी थ्योरी है लेकिन हमने इसको बहुत इजीली छोटी छोटी चीजों में बांट दिया है। की पॉइंट्स मैंने लिखी है। लेव वेगोस्की की जो थ्योरी है वो किस चीज पे बात करती है? आप बोलेंगे सर वो बात करती है सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। लेव वेगोस्की ने कहा कि बच्चों के सीखने के लिए सोशल इंटरेक्शन जरूरी है। मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर सोशल इंटरेक्शन का असर है कि बच्चा जो है वो कितना जल्दी सीखेगा या कितना कुछ सीखेगा, ये डिपेंड करता है उसके सोशल आसपास के लोगों पे। आगे चले, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जिसे ZPD का नाम देते हैं, ये एमसीक्यू आएगा। ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया? लेव वेगोस्की ने। लेव वेगोस्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चों का एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो पैदा होता है। ये किसने दिया था? यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ये दिया था लेव वेगोस्की ने। क्या दिया था उन्होंने? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो पसंद करता है। लेव वेगोस्की की थ्योरी कह रही है कि जब बच्चा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता है तब वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जो बच्चा है वो ज्यादा सीख रहा होता है सोशल इंटरेक्शन से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्के फोल्डिंग बाय पीयर्स एंड टीचर्स। इसका मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके सीखने के 2 तरीके, एक तो वो खुद से डिस्कवर करें, किताबें पढ़ें, अखबारें पढ़ें, इन चीज़ों से। दूसरा है कि कोई बैठ के उनको समझाए और उनको सिखाए चीज़ों को। तो हम इस स्टेज को बोलते हैं द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब वो किसी टीचर के अंडर या पीयर्स का मतलब होता है किसी हम उम्र बच्चे के साथ जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो ज्यादा जल्दी चीजों को सीख रहे होते हैं। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। आप समझ में आ गया? ये कहा था जोन लेव वेगोस्की ने। आगे समझ में की है, ये की पॉइंट्स हैं, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। आगे चलें, उसके बाद है हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं सर। इनका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने इन्होंने एक और बात कही। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें सिर्फ वो ये कहता है कि जो बच्चा होता है उनकी अलग अलग इंटेलिजेंसेस होती हैं, वो अलग अलग तरीके से उनके पास शऊर होता है। सबके पास एक जैसा शऊर हो या एक चीज में सब महारत रखते हो ये चीज जरूरी नहीं है। हर किसी की अपनी इंटेलिजेंस है। कैसी इंटेलिजेंस है? किसी की लैंग्विस्टिक होती है, कोई बोलने में माहिर होते हैं या जबानी तौर पे, कोई लॉजिकल मैथमेटिकल होते हैं, कोई स्पेशल होते हैं, कोई म्यूजिकल होते हैं, कोई जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक, चीज़ों को करके फिर सीखते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने और दूसरों के बारे में पता होता है या वो जल्दी सीख जाते हैं, जैसे कि माँ बाप के साथ रिश्ते की अहमियत, अपने आसपास के अंदर जो लोग रहते हैं। तो इंटरपर्सनल, अपना दूसरों के साथ जो उसका वास्ता है, जो उसके रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड उसको इंटेलिजेंस पैदा होती है। उसके अलावा होता है इंट्रापर्सनल, मतलब अपने बारे में शऊर का होना
कि मैं क्या हूँ, मेरी वैल्यू क्या है। तो इन 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 छोटी छोटी चीज़ों को आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। और नेचुरलिस्टिक, एक कुदरती, हमारे नेचर के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं या नेचर के तौर पे हम कुदरत के बारे में शऊर का पैदा हो जाना, ये भी हमारे पास एक एक किस्म की इंटेलिजेंस कहलाती है। और इन इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी ने। समय आ गया, बस मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, सारा हम डिस्क्राइब नहीं करते, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, की पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आगे चलें। अब एक काजेज ऑफ कॉग्निटिव डिफरेंसेस, सवाल आता है कि सर इनमें बच्चों में ये कॉग्निटिव डिफरेंस पैदा आखिर होते ही क्यों है? तो हमने नोट किया कि सर कॉग्निटिव डिफरेंस पैदा होने का मेन काज है, पहला काज है जेनेटिक फैक्टर, खानदानी तौर पे। कुछ बच्चे हैं जिनको माँ बाप से ऐसे जीन मिले होते हैं जो कि उनको ज्यादा इंटेलिजेंट या थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट बनाते हैं, तो पहली चीज ये होगी। दूसरा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। इन्वायरमेंट का कैसे? वो किस माहौल के अंदर रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होता है, वो कहाँ से पहले पढ़ के आया है। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो हमारे मुआशरे के किस तबके से बिलोंग करता है, वो गरीब है, मिडिल क्लास है या अमीर है। क्योंकि इन चीज़ों का भी असर होता है कि बच्चा कितना अपना टैलेंट शो कर पाएगा या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होगी। और लास्ट चीज़ है उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन, क्या वो बच्चा शुरू से या अभी वो ठीक है या बीमार रहता है, तो उसकी बॉडी का सही तरीके से काम करना, यानी उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन के भी डायरेक्टली असर होता है उसकी कॉग्निटिव डिफरेंस पे। समय आ गया, आई होप समय आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं आगे, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम इम्प्लीकेशन। आपको पता चल गया कि बच्चों में इदराकी ज़हनी फर्क होता है, तो अब आप उन फर्क को समझ के अब आप किसी को डल, किसी को ज्यादा इंटेलिजेंट का नाम नहीं देंगे, बल्कि अब आपको पता होने के बाद आप उस हिसाब से काम करेंगे। क्लासरूम में आप क्या इम्प्लीकेशन करेंगे? यूज ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये एमसीक्यू आ सकता है कि आप कॉग्निटिव डिफरेंसेस को समझने के बाद क्लास में क्या करेंगे। आप बोलेंगे सर यूज करेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सबको एक जैसे हुक्म नहीं देने, सबको एक जैसे काम नहीं देने, सबको उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से काम देना है। उसके बाद प्रोवाइड वेराइड लर्नर मटेरियल, लर्निंग मटेरियल अलग अलग देना है, डिफरेंट देना है। उसका रीजन है क्योंकि बच्चे सारे एक किस्म के मटेरियल से नहीं सीखते। आपने क्लास में नोट्स दे दिए, आपने कहा बच्चों ये नोट्स से याद कीजिएगा, पेपर इसी में से आएगा, लेकिन सारे बच्चे नोट्स को जल्दी याद नहीं कर पाते, इसीलिए बच्चे जो है वो उनमें फेल हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका एक्चुअल रीजन ये भी है, कॉग्निटिव डिफरेंस है। एक और, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, उनको सोचने पे मजबूर करें, उनको सिर्फ चीजें रटाएं नहीं बल्कि उनको चीजें समझने पे मजबूर करें। तो जब वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उनकी कॉग्निटिव पावर जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और कॉग्निटिव पावर के ऊपर जब वो प्रेशर डालेंगे तो उससे कोई ना कोई उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें आसानी उनके लिए पैदा होगी। आगे चलें। नेक्स्ट है एडजस्ट टीचिंग पेस। टीचिंग पेस का मतलब है कि अपने पढ़ाने की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसको एडजस्ट करें। हर बच्चे के लिए सेम स्पीड से ना पढ़ें। आप जो बच्चे थोड़े कम समझते हैं उनके पास जाएं, उनको जाके समझाएं, या उनके लिए आप थोड़ा अलग से टाइम निकालें, उनका जो टीचिंग का पेस है वो थोड़ा अलग बनाएं, तो ये चीज़ हो सकती है। और आखिरी चीज़ है हमारे पास यूज मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीकों से पढ़ाएं, एक तरीके से नहीं। हमारे यहाँ रॉड लर्निंग होती है, रॉड लर्निंग के अंदर क्या होता है, बच्चे को सिर्फ एक ही तरीके से लेक्चर दे के बोल के टीचर चला जाता है, नहीं, हमारे पास टीचिंग के अलग अलग मेथड होने चाहिए। कौन से? विजुअल तरीका होना चाहिए, उनको चीज़ें दिखाएं, ऑडिटरी होना चाहिए, उनको चीज़ें सुनाएं, और काइनेस्थेटिक, उनको इन्वॉल्व करें। ये सारी चीज़ें आगे चलें तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है? कॉग्निटिव डिफरेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया है। इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ के प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करते हैं, और अदर्स नीड गाइडेंस एंड टाइम। कुछ ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस भी चाहिए होती है, थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। ये क्यों हो रहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से। आई होप समझ में आ रहा है, उनकी कॉग्निटिव डिफरेंसेस की वजह से। आई होप समझ में आ गया, ये था पहला कॉग्निटिव डिफरेंस। अब हमारे पास है दूसरा फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे की पॉइंट है कि सर फिजिकल डिफरेंस का मतलब है कि द डिफरेंस इन वेरिएशन इन लर्नर्स फिजिकल ग्रोथ। आपको उनकी बॉडी से ही पता चलेगा, आप उनकी बॉडी को ही देख के बता सकते हैं कि सर इनमें डिफरेंसेस हैं। कैसे? उनकी नज़र की कमजोरी, उनकी अपीयरेंस, मुमकिन है कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा माजूर हो, उसकी बॉडी का कोई फॉल्ट हो, कोई बच्चा थैलेसीमिया का, एनीमिया का पेशेंट आपके पास आ रहा है, कोई बच्चा है जिसको लंग्स का प्रॉब्लम है। तो ऐसे अलग अलग बच्चे हमारे पास आते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, उनकी अपीयरेंस में भी फर्क हो सकता है,
उनकी हेल्थ में भी फर्क हो सकता है और उनकी मोटर एबिलिटीज में भी फर्क हो सकता है। मोटर एबिलिटीज का मतलब है कि किसी भी चीज को करने की एबिलिटी। आगे चलें तो की एस्पेक्ट्स क्या है, उसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो आप देखेंगे कि फिजिकल डिफरेंस के मेन पॉइंट है और बच्चों की हाइट में फर्क, वेट या बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब बड़े काम करना, बड़े काम जिसमें आपकी बॉडी की बहुत सारी मसल्स इस्तेमाल हो, जैसे कि रनिंग, जैसे कि जंपिंग, तो ये हो गए ग्रॉस मोटर स्किल। दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन का मतलब होता है छोटी लेवल पे काम करना, जैसे कि लिखना, जैसे कि ड्राइंग करना। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आ गई तो ये कहलाती है फाइन मोटर स्किल। तो हमने देखा है इन दोनों में हमको फर्क देखने को मिल सकता है, रनिंग जंपिंग में भी, राइटिंग ड्राइंग में भी। आगे चलें तो सेंसरी एबिलिटीज होगी, हो सकता है उनके विजन और हियरिंग से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो ये डिफरेंस हो गया। हेल्थ कंडीशन एंड डिसेबिलिटीज, हो सकता है उनकी कोई हेल्थ में इशू हो या फिर उनको कोई डिसेबिलिटी हो, तो ये उनके डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस आपको मेनली क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इसका मेन रीजन ही यही है कि ताकि आपको बच्चे को देख के उनके हिसाब से पढ़ाया जाए। हम क्या करते हैं, अंधेरे में तीर मार रहे होते हैं, हम हर बच्चे को सेम तरीके से पढ़ाते हैं। अब होता उसका रिजल्ट ये निकलता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, वो फेल हो जाते हैं और हम कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है। एक्चुअली उनके एस्पेक्ट्स ही अलग हैं, वो अलग तरीके से सीखने के लिए ही बने हुए हैं। आगे चलें, आगे हमारे पास है कि सर काजेज ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस क्या है, फिजिकल डिफरेंसेस होते क्यों हैं। तो आप बोलते हैं सर उसका मेन पहला रीजन है हेरिडिटी। फिजिकल डिफरेंस का भी ये रीजन है, कोई बच्चा है जिसको पैदाइशी तौर पे उसको कंजेनिटल मायोपिया है, पैदा होते ही उसकी नज़र कमज़ोर है, ये तो हेरिडिटी में आ गया। उसके अलावा न्यूट्रिशन, हो सकता है उसको अच्छा खाना ना मिलता हो जिससे वो दिमागी या फिजिकली तौर पे कमज़ोर दिख रहा हो। हेल्थ एंड कंडीशन, हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशन, हो सकता है वो बीमार हो, उसको कोई कंडीशन हो, मेडिकल कंडीशन हो, कोई बीमारी हो। उसके अलावा फिजिकल एनवायरनमेंट, माहौल का भी असर पड़ता है उस बच्चे के ऊपर, और लाइफस्टाइल। तो ये फिजिकल डिफरेंस के मेन काज ये है, ये 5। आगे से में इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, अगर किसी बच्चे में फिजिकल डिफरेंस है, अगर वो बच्चा फिजिकली दूसरे बच्चों से अलग है, तो उसका क्या फर्क होगा, उसके सीखने पे क्या असर पड़ेगा। आसान लफ्जों में कह रहा है कि मिसाल के तौर पे एक बच्चे की पुअर आई साइट है, अगर उसकी नज़र कमज़ोर है तो सीधी सी बात है उसको पढ़ने में मुश्किल होगी, तो ये इम्पैक्ट हो रहा है ना, असर पड़ रहा है लर्निंग पे। दूसरा है वीक मोटर स्किल, एक बच्चा है जिसको मोटर स्किल कम है, जो कि अपनी मसल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा, अपनी बॉडी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा दूसरे बच्चों से रिलेटेड कंपैरिजन में, तो आप बोलेंगे सर उसको डिफिकल्टी होगी राइटिंग में, लिखने में प्रॉब्लम होगी। अगर उसको ग्रॉस मोटर स्किल में प्रॉब्लम है तो वो दौड़ नहीं पाएगा, फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगर फाइन मोटर स्किल उसकी खराब है तो उसकी राइटिंग और ड्राइंग खराब होगी। आगे चले, हेल्थ इश्यूज अगर उसके साथ हैं तो एब्सेंटिज्म एंड लो पार्टिसिपेशन। एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो फिजिकली आपके पास मौजूद तो है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा शामिल नहीं हो पाएगा उन एक्टिविटीज़ के अंदर, तो आप उसको एब्सेंटिज्म का नाम देते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास फिजिकल डिफरेंसेस में और इसके इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट के बाद अब आप क्या याद करेंगे, अब आप याद करेंगे, ये आपको की पॉइंट्स आपको याद करनी है आपकी टेस्ट के हवाले से, वो ये कि सर क्लासरूम में अब आपको पता चल गया फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब आप क्लासरूम में क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को। आप बोलेंगे कि सर हम इसको अप्लाई ऐसे करेंगे कि सर प्रोवाइड सीटिंग अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन नीड्स। आप पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट्स को चेक करें उनकी नीड के हिसाब से। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे, आप बोलेंगे सर जो बच्चा जिसकी नज़र कमज़ोर है उसको आगे बिठाएं, जो सही है उसको थोड़ा पीछे बिठाएं, पहली चीज़। दूसरा हमारे पास आ गया एडॉप्ट एक्टिविटीज़ फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट। जो बच्चे फिजिकली चैलेंज हैं, जिनको फिजिकली कोई मसला है, उनके लिए एक्टिविटीज़ थोड़ी अलग करें। मिसाल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं, वो रनिंग का कंपटीशन आपने रख दिया, एक बच्चा है जो माजूर है उसको भी आपने ऐड कर दिया, आपका तुम भी दौड़ो, ये तो गलत होगा। तो हम कहते हैं सर हमें अडॉप्ट करनी चाहिए फिजिकली चैलेंज जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्टिविटीज को आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आगे चलें, यूज असिस्टिव डिवाइसेस इफ नीडेड। आपको असिस्टिव डिवाइसेस को इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई बच्चा है जो नहीं चल पा रहा सही से, तो आप उसके लिए कोई व्हील चेयर वगैरह इन चीज़ों का बंदोबस्त कर सकते हैं। उसके अलावा उनके लिए कोई मेडिसिन रख सकते हैं, या आप उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, कोई कपड़े या कोई शूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये असिस्टिव डिवाइसेस में शामिल होता है। उसके अलावा इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज़ इन टीचिंग। इसके अंदर यहाँ पे बोला है कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए टीचिंग में। आपको सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए, जैसे कि पीटी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें।
उसके अलावा इंश्योर क्लासरूम सेफ्टी एक्सेसिबिलिटी, क्लासरूम की सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करें। मतलब कि क्लासरूम के अंदर आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें रखें, जैसे कि उनको अगर बुखार है, कोई बॉडी का कोई प्रॉब्लम है, तो उससे क्विकली डील करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तरीकेकार फिलहाल के तौर पे मौजूद होना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई क्लासरूम एप्लीकेशन। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो वीक फाइन मोटर स्किल, उसकी फाइन मोटर स्किल जो है वो अगर खराब हुई एक बच्चे की, तो मे स्ट्रगल विथ हैंड राइटिंग, हो सकता है उसकी हैंड राइटिंग खराब हो, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं हमारे पास जो मोटर स्किल है, फाइन जो छोटी मोटर स्किल है लो लेवल पे, वो बहुत ही कम है। तो इसलिए वो जो बच्चा है उसकी हैंड राइटिंग में भी खराब हो, लेकिन वो ओरली में भी अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है वो प्रेजेंटेशन अच्छी अच्छी दे सके। तो ये चीजें आती है हमारे पास फिजिकल डिफरेंस में। लास्ट हमारे पास डिफरेंस आता है सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस कैसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर सोशल डिफरेंस का मतलब होता है, आसान लफ्जों में इसका मतलब होता है रेफर्स टू वेरिएशन इन लर्नर्स सोशल बिहेवियर। वो जो बच्चा है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। सोशल बिहेवियर का आसान लफ्जों में मतलब होता है कि उसका दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना कैसे, वो इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, वो लोगों के साथ बैठना पसंद करता है, उनसे अलग रहना पसंद करता है। तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। उसके अलावा इंटरेक्शन स्किल, वो कैसे लोगों के साथ मेल जोल बनाता है। कल्चरल बैकग्राउंड भी आ गया, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, या किस तरीके का उसका पहले ही डेवलपमेंट हुई पड़ी है, उसको उसके माँ बाप ने किस तरीके से सोशल बनाया है, और उसके रिलेशनशिप्स के बारे में। ये जो फर्क होता है रिलेशनशिप्स में, कल्चरल बैकग्राउंड में, सोशल बिहेवियर में, इंटरेक्शन स्किल में, ये सारे सोशल डिफरेंसेस कहलाते हैं। एस्पेक्ट्स क्या है, की पॉइंट्स कौन सी हैं इसमें, आप बोलेंगे सर ये फर्क होता है जो सोशल डिफरेंस है वो किन चीजों में होता है, कम्युनिकेशन स्किल में। आप बोलेंगे सर यहाँ पे की पॉइंट पहली है कम्युनिकेशन स्किल। दूसरे हमारे पास है कॉपरेशन एंड टीम वर्क, वो टीम वर्क कर पाता है नहीं, कॉपरेशन कितनी कर पा रहा है, ये उसका डिफरेंस है। उसके बाद सोशल कॉन्फिडेंस कैसा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, और इमोशनल बिहेवियर उसका कैसा है। ये सारी चीजें आती है हमारे पास सोशल डिफरेंसेस में। कौन सी, कम्युनिकेशन स्किल, कॉपरेशन एंड टीम वर्क, सोशल डिफरेंस, सोशल कॉन्फिडेंस, कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली इन्वायरमेंट एंड इमोशनल बिहेवियर। आगे चले फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डिफरेंसेस, कौन से फैक्टर हैं जिसका डायरेक्टली असर पड़ता है सोशल डिफरेंस पे। तो उसका पहला रीजन है, पहला हमारे पास जो चीज देखने को मिलती है दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, कि वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो किस किस्म के लोग हैं, कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ये भी उसके फर्क में आता है, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बच्चों में। उसके बाद है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, वो किस किस्म के बच्चों के साथ रहता है, वही चीज संगत का असर, ठीक है, तो ये चीज होती है इसमें। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो इकोनॉमिकली कहाँ पे, मिडिल क्लास है, पुअर है, बहुत ही ज्यादा सीवियर पुअर्टी इसमें आता है, तो कौन सी वो लाइन में आता है। ये सारी भी चीजें डिपेंड करती हैं उसकी सोशल डिफरेंस पे। आखिरी चीज है मीडिया एंड एनवायरनमेंट पे, माहौल पे भी, और वो मीडिया के थ्रू या अपने आसपास के चीजों के थ्रू वो कितना सीख रहा है, ये सारी चीजें सोशल डिफरेंस में आती है। आप समझ में आ गया। लास्ट चीज है क्लासरूम में इम्प्लीकेट आप कैसे करो, जब आपको सब पता चल गया कि सर सोशल डिफरेंसेस वाकई होते हैं और किन किन चीजों की वजह से होते हैं, तो अब आप उसको क्लास में कैसे अप्लाई करोगे। तो आप पहली चीज कहोगे कि सर प्रमोट करें इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां पे सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। तो अगर आप इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे तो बच्चा कौन से भी कहीं से भी आए, किसी भी सोशल डिफरेंस से आए, लेकिन वो मिल के आपस में काम कर सकते हैं, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाए। उसके बाद इंकरेज ग्रुप वर्क, उनसे ग्रुप वर्क करवाएं। रेस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी की इज्जत करें। आप किसी एक ग्रुप को, लोग बच्चों के किसी एक ग्रुप को ज्यादा तरजीह देंगे, दूसरों को नहीं देंगे, तो वो सोशल डिफरेंस उनका ज्यादा बढ़ेगा। आप समझ में आ रहा है। तो आपको उनके हिसाब से डील करना है, सबकी कल्चरल डाइवर्सिटी, उनकी कल्चर की रेस्पेक्ट करनी है। उसके बाद डेवलप सोशल स्किल्स थ्रू एक्टिविटीज, बच्चों की सोशल स्किल्स को बेहतर बनाएं, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। आप उनको लोगों के साथ बिठाएं, उनसे बातें करवाएं, आप उनको प्रेजेंटेशंस में इन्वॉल्व करें, आप उनको ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व करें, जिससे उसकी सोशल एक्टिविटीज, सोशल स्किल बेहतर हो। सपोर्ट शाय और इंट्रोवर्टेड स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों की मदद करें जो शाय हैं, शर्मीले हैं, इंट्रोवर्ट हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे सोशल डिफरेंस के लिए, हमारे पास एनवायरमेंट है स्टूडेंट्स फ्रॉम कल्चरल बैकग्राउंड, एक बच्चा जो है अगर वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, मे टेक टाइम टू एडजस्ट इन द क्लासरूम इंटरेक्शन स्टाइल, हो सकता है कि उसको आपको पढ़ाने का जो आपका तरीका है उसको एडजस्ट होने में, उस तरीके से समझने में उसको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। वो कहीं
किसी एक से इलाके से आ रहा है जहां पे इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, रवायती तरीके से एक अलग ही रॉट लर्निंग के हिसाब से आप उनको पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आप अचानक से इतनी सारी चीजें अच्छे तरीके से आप उनको एक्सप्लेन करके बता रहे हो, तो या फिर आप उनको विजुअली कैनेस्थेटिक ये सारी चीजें पढ़ा रहे हो, तो उस हिसाब से मे भी उसको एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगे, वो एक ही दिन में नहीं सीखेगा। आप समझ में आ रहा है? आगे चले तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉग्निटिव फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, इन सब का इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं, ये आपस में कैसे आपस में मिले हुए हैं। तो ये चीज है कि दीज थ्री एरियाज आर इंटरकनेक्टेड। की पॉइंट पहली चीज ये बोल रहा है, ये आपस में कनेक्टेड है। कैसे? जैसे कि फिजिकल हेल्थ का असर पड़ता है कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में, सीधी सी बात है। बच्चा अगर बीमार होगा तो वो जहनी तरीके से क्या होशियार बनेगा, तो पहली चीज ये फिजिकल हेल्थ का डायरेक्ट असर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन इनहेंसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने देखा है जो बच्चे शुरू से ही लोगों में उठना बैठना शुरू करते हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो रिलेटिवली ज्यादा अपने इंटेलिजेंस को शो कर पाते हैं, वो रिलेटिवली ज्यादा अपनी जो जो स्किल्स है उनको शो कर पाते हैं। तो आप कहते हैं सर ये कॉग्निटिव उनकी डेवलपमेंट अच्छी हुई है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब डायरेक्टली असर जो है वो किससे लिया गया है? सोशल इंटरेक्शन से, कि जितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी होगी। लास्ट पॉइंट है कि सर कॉग्निटिव एबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है सोशल बिहेवियर को। मतलब अगर बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी है तो उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होगा। आप बोलेंगे सर ये दोनों आपस में रिलेटेड है। सोशल इंटरेक्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करता है, और कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से सोशल बिहेवियर अच्छा होता है। आगे समय में लास्ट है हमारे पास टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस डिफरेंसेस। इन अलग अलग किस्म के बच्चों, इन अलग अलग इख्तलाफात के चलते जो हमारे पास, सॉरी बच्चा नहीं, जो टीचर है वो कौन सी स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकता है क्लास में। तो पहला है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन उनको देने चाहिए, अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। दूसरा कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग करें। आप ये नहीं है कि आप अपने तरीके से पढ़ाएं और बच्चा आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको मारने के लिए तैयार हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उनके साथ कोऑपरेशन करनी है। अगर कोई बच्चा जो कम सीख रहा है आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा वक्त देना है, तो ये इसको कोऑपरेटिव लर्निंग या बच्चे को इन्वॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा उससे कोऑपरेशन लेनी भी है, उसको देनी भी है। आगे हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सिर्फ रॉट लर्निंग ना करवाएं, सिर्फ लेक्चर ना दें, बल्कि आप उन बच्चों को इन्वॉल्व करें, आप एक्टिविटीज भी करवाएं। लास्ट है हमारे पास यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आजकल तो हमारे पास हर एक चीज आ गई है, बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए, मोबाइल फोन आ गया, लैपटॉप आ गया, तो इन चीजों को इस्तेमाल करें और उनको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाएं। जहां पे भी यूज हो आप डिजिटल तरीके से भी उनको सिखा सकते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन, और हर एक बच्चे का अटेंशन लेने की कोशिश करें, सिर्फ किसी एक दो बच्चों के ऊपर फोकस ना करें, ये की पॉइंट होगी। लास्ट चीज है फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड। आप असेसमेंट के ऐसे मेथड लें जो फ्लेक्सिबल हो उनके लिए। मिसाल के तौर पे मैंने कहा अभी आपको कि हर बच्चे से आप पेपर लिखवा के अगर आप लेंगे, अगर आप पेपर पे रिटन एग्जाम लेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे फेल हों। उसका रीजन है कि सारे बच्चे जो होते हैं वो रिटन एग्जाम के लिए डेवलप नहीं हुए पड़े होते। तो आप बोलते हैं सर उनके लिए उनके तरीके से आप उनकी असेसमेंट लें, असेसमेंट के तरीके डिफरेंट बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए। तो ये हमारे पास हो गया डिफरेंट टीचिंग की स्ट्रेटेजीज जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब हम क्विकली एक रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ा? हर बच्चा सर यूनिक है। पहली चीज, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। 3 मेन डोमेन है, कॉग्निटिव फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस होते हैं। पेजेट की थ्योरी क्या बोलती है कि सर स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। ओके, कितने होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। उसके बाद उसने वेगोस्की की थ्योरी क्या बोलती है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसके फोल्डिंग होती है कि बच्चा जो होता है वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व होके, जब दूसरे उसको सिखा रहे हो, खुद से सीखने से ज्यादा वो दूसरों से सीखने को जब वो तरजीह दे रहा होता है, तो उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इससे वो उसके अंदर वो इसके फोल्डिंग कर रहा होता है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि दूसरे उसको चीजों को डिस्कवर करने में मदद कर रहे होता है। आगे चले, गार्डनर गार्डनर क्या बोलता है? वो बोलता है कि बच्चों की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। हार्वर्ड गार्डनर बोलता है बच्चों की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग होती है, लैंग्विस्टिक होती है, किसी की इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सारी चीजें। और सेकंड लास्ट है टीचर्स मस्ट अडॉप्ट टीचिंग मेथड्स। टीचर्स को अलग अलग टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, सिर्फ एक तरीका नहीं। लास्ट चीज है इंक्लूसिव क्लासरूम इज एसेंशियल। बट एक ऐसा क्लासरूम डिजाइन करें जिसके अंदर सारे बच्चे जो हैं वो इंक्लूड हो, या इंक्लूसिव एक तरीका बनाएं, यही तरह पढ़ाने का बेस्ट तरीका होगा।
तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।